आ जाओ। पिछला लेक्चर सब क्लियर है। लाइव क्लास के 2 घंटा के अंदर हम वीडियो अपलोड करवा देते हैं। लाइव क्लास के 2 घंटा के अंदर वीडियो अपलोड करवा देते हैं। तो कल वर्क पावर एनर्जी का वीडियो गया होगा, लेक्चर 5 का पार्ट 3। आज लेक्चर 6 अपलोड होगा, है ना। तो वर्क पावर एनर्जी में ज़्यादा लेक्चर अब नहीं बचा है, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे। क्लियर? हाँ, धन्यवाद बाबू। कितना बार बर्थडे विश करोगे? आ जाइए, सब लोग आ जाएं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी लाइव होते हैं। जैसे क्लास में हम हमेशा बोलते थे रेगुलर रहो, तो कोशिश रखो कि लाइव क्लास में रेगुलर करो। क्लियर? मोबाइल में नेट रखो। और अगर गांव में भी हो तो एक ऐसा जगह होता है छत पर या कहीं पे भी, तो वहाँ पे नेटवर्क रहता है। हम पिछले साल की बात बता रहे हैं। 11th में एक बच्चा था जो सुदूर देहात से हमसे जुड़ा था। वो नदी किनारे बैठ के पढ़ता था मेरा लेक्चर, क्योंकि इसमें फोटो आ जाता है। नदी किनारे बैठ के पेड़ के नीचे पढ़ा था वो पूरा लाइव क्लास। मुझे गर्व हुआ उस पर, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा जगह रहता है जहाँ पे नेटवर्क रहता है, और लाइव क्लास समाप्त होते ही हम उसका रिकॉर्डेड वीडियो डाल देते हैं। तो किसी कारण कभी लाइव छूट भी गया तो टेंशन नहीं लेना है, सभी लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। और अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, बेसिक चल रहा है, आज भी बेसिक चलेगा, है ना। मेन लेक्चर कल से स्टार्ट होगा, इसलिए आज हम एक्स्ट्रा लाइव हुए, आज कुछ बेसिक समाप्त कर दे। तो आज पूरा बेसिक क्लास ही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, है ना। और जन्मदिन के अवसर पे आदमी को एक प्रण लेना चाहिए। मेरा प्रण यही है कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से निकलवाएंगे, 12th एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर दिलवाएंगे, और साथ ही साथ नॉलेज भी भरेंगे आपके अंदर समुंदर वाला, और कंपटीशन भी निकलवाएंगे, है ना। जब तक ऑनलाइन है ऑनलाइन तक, और फिर ऑफलाइन खुलेगा तो आप लोग आ जाइएगा क्लास में, ठीक है ना। जान जी लगा देंगे, आपको पढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर तरीके का चीज़ आपके लिए करेंगे। यही मेरा आज का प्रण है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करें पढ़ाई। आज बेसिक क्लास है, और इसलिए आज हम एक्स्ट्रा लाइव क्लास रखें कि चार्ज का जो भी बेसिक प्रॉपर्टी है वो हम लोग समझ लें, और मेन लेक्चर कल से स्टार्ट होगा, है ना। चले? हाँ, सबको धन्यवाद। कितना विश करोगे? पार्टी मिलेगा। ऑफलाइन क्लास खुलने दो, है ना। ऑनलाइन पार्टी बताओ, यहाँ केक काटेंगे तो तुम लोग खाओगे ना खा पाओगे, है कि नहीं। ऑफलाइन क्लास जिस दिन ओपन होगा, पार्टी याद रखना, मुझे याद दिलाना। बढ़िया वाला पार्टी होगा, सब जोड़ जाड़ के देंगे पार्टी। और आ जाओ। अरे बाबू, बंद हो गया ना सरकार के द्वारा, खुलने दो ना, पार्टी होगा, सब पार्टी देंगे, है ना। 1 डिब्बा के जगह 2 डिब्बा खाना, हाँ मिलेगा। 2 डिब्बा देंगे, 2 को डिब्बा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चले, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्यार के लिए हम जीवन भर आभारी रहेंगे आपका, कि आपको मेरा जन्मदिन याद था, है ना। क्लियर? मुझे याद है कि सबसे पहले विश किया प्रियांशु और योगेश, ओके। तो मैं, ऐसा नहीं है कि उसका नाम ले रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे पहला मैसेज आया था प्रियांशु का, और फिर उसके बाद योगेश का।
शायद अभी लाइव भी होगा वो दोनों बच्चा। वैसे सबको धन्यवाद। सबका नाम लेना मुश्किल है क्योंकि बहुत बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो ही देखते हैं, लाइव तो कम बच्चे होते हैं, है ना। बात समझ रहे हो ना। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, ढेर सारा प्यार देने के लिए। आपको लगता है कि नहीं आपके नज़र में मेरा कुछ है सम्मान, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सम्मान का हम सदा आभारी रहेंगे कि आप मुझे सम्मान दिए। नहीं तो इस दुनिया में कौन किसको याद रखता है, कौन किसको बर्थडे विश करता है। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पुष्पराज बोला सबसे पहले हम बोले। हाँ, मेरे फैमिली मेंबर बाद में, पहले फैमिली मेंबर आप लोग हो क्योंकि सबसे पहले आप ही लोग विश किए रातों रात, है ना। फैमिली मेंबर में तो किसी को याद ही नहीं था। सोचो हम कितना निकम्मा है अपने फैमिली के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पराज, सबको 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 धन्यवाद। ये मत समझना कि सर मेरा नाम नहीं लिए, क्योंकि बहुत बच्चे हैं, है ना। अरे जैसे जैसे जिसको याद आया विश किया, ठीक है। उसको बाप रे वाह, कैसा कैसा चीज लिखते हो। लिख रहा है कि जो सबसे पहले बोला उसको ज्यादा पार्टी दीजिएगा कि नहीं, पार्टी सबको सेम मिलेगा, है ना। हाँ, किसी को ज्यादा डिब्बा खाने का मन है तो डिब्बा ले सकता है एक्स्ट्रा, है ना। जैसे आप लोग का 12th का फेयरवेल पार्टी जब देते हैं और भगवान करे कि ओपन हो और आप लोग को जब 12th पढ़ा के पूरा विदा करेंगे तो फेयरवेल पार्टी देते हैं, जुदाई का विदाई देते हैं। तो वहाँ पे डिब्बा फिक्स नहीं रहता है, हम एक्स्ट्रा डिब्बा भी मंगवाते हैं। और मेरा डिब्बा में रहता है दम, ये नहीं कि 2 समोसा 1 मिठाई, वो नहीं है। अच्छा, आज तक जितना भी पार्टी दिए हैं बच्चों सबको, पुराने सब बैच में इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो अच्छा पार्टी दिए हैं। जहाँ तक बच्चा का रिप्लाई, हम ये नहीं बोलें कि हम अच्छा दिए हैं, तो बच्चा डिब्बा देखने के बाद ही बोलेगा, है ना। मत जाओ दूर हमसे, क्यों दूर हो, आ जाओ मेरे पास, ऑफिस खुला हुआ है। चलें चलें चलें। बस भगवान से प्रार्थना करो कि आज हम जो शपथ लिए हैं आपके कैरियर के प्रति वो पूरा कर पाए हम, है ना। आपका 12th एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, इसमें मेरी सहभागिता बहुत अच्छी हो, जान जी लगा दे। क्लियर। और ये हफ्ते टेस्ट भी होगा, कल हम टेस्ट का डेट बताएंगे। और टेस्ट में क्या करना है, मॉक टेस्ट में जाओगे। कहाँ जाओगे, मॉक टेस्ट में, और टेस्ट दोगे, ठीक है। मॉक टेस्ट में जाओगे, टेस्ट दोगे। चलें। एक गाना हो जाए, चलो एक गाना सुनाते हैं। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत अपनी महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। हंसकर जीने की तमन्ना
दुनिया को दिखलाएगी। हंसते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। ला 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 हे ला ला ला। तो ये मेरा फेवरेट गाना है। नहीं, कैसा लगा ये गाना? इसमें एक लाइन बहुत अच्छा है ना, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी। वाकई में है। हम लोग का लाइफ क्या है यार, जब तक जिंदा है काम करते रहें। आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, एक दिन तो दुनिया से जाना ही है। मौत अपनी महबूबा है साथ लेकर जाएगी। मोहब्बत तो मौत से ही है, वो सच्ची महबूबा है, वो एक दिन साथ जाती है ना। ये लाइन बहुत तगड़ा है। आज के लाइन में क्या है, आज का गाना क्या है, कंदू भो भो भो, ये गाना नहीं है कंदू भो भो भो, एक से गाना है। तो बात समझ में आया? तो आज के गाना का कौन मतलब नहीं है, पुराना गाना का एक से लेना देना है। एक और गाना है पुराना, पुराना तो एक से गाना है। सुनोगे एक और? चलो आज सुना देते हैं। आप पढ़ोगे नहीं क्या, गाने सुनोगे, है ना। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब मेरा साथ देना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। देखो ये गाना एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बोल रहा है। प्रेमिका से प्रेमी अलग हो चुकी है, मतलब ब्रेकअप हो चुका है, उस समय का ये गाना है। तो प्रेमिका बोलता है, मतलब बॉयफ्रेंड बोलता है कि प्रिय जब तुम्हारा कोई हृदय तोड़ दे, मतलब जब तुम किसी से दिल लगाओ और ब्रेकअप कर ले, है ना। तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, मतलब अगर आपको कोई दिल तोड़ दे, तड़पता हुआ छोड़ दे, तब मेरे पास आना प्रिय। देखो कितना अच्छा लाइन है, तब मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है। दर मतलब दरवाजा, और खुला ही रहेगा। तब मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है और खुला ही रहेगा। अभी रूप का शबनम हो तुम, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का शबनम हो तुम, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। मतलब जब प्यार परवान पे चढ़ता है तो प्यार की सुंदरता बढ़ जाती है। तो प्रेमिका अपने प्रेमी से बोलता है, कभी तुम रूप का एक यौवन हो, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन मेरा दर खुला है और खुला ही रहेगा। अगर कभी भी मेरी याद आए तो मेरे दरवाजे पे आ सकते हो, मैं अपना लूँगा, है ना। प्यार कभी शर्तों पे होता नहीं, प्यार कभी शर्तों पे होता नहीं, प्यार तूने शर्तों पे किया, है ना। मतलब इसमें एक और लाइन है कि प्यार में कोई शर्त होती नहीं, प्यार में कोई शर्त होती नहीं, प्यार शर्तों पे तुमने किया। अब वाकई में प्यार शर्त पे होता नहीं है, कोई कंडीशन नहीं होती है। चले, बस यही सब है। मतलब जब हम गाना सुनते हैं तो हम अपना मतलब निकालते हैं, ये नहीं कि गाना सुने हो गया। आज के गाना का कोई मतलब नहीं है। सीटी मार सीटी मार, ये कौन गाना आया, मेरे नोटी सैया जी क्यों पीते हो किन्नी, ये सब कौन गाना है भाई। ओह, है कि नहीं, बताओ ये सब कौन गाना है, मेरे नोटी सैया जी। सैया जी नोटी नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे, क्यों पीते हो इतनी, हैं। चले, बहुत हो गया आज।
तो आ बेटे मौज कर दी। चले, हाँ इसमें तो सब व्यवस्था है मेरे में, वाईफाई लगा हुआ है, मूवी भी चल जाएगा, नहीं पढ़ने का समय है ना। चलो एक शायरी सुनाते हैं बच्चे का है ना। हाथ खाली ही सही उठाए रखिए, हाथ कितना भी खाली क्यों ना हो उठाए रखो। हाथ खाली ही सही उठाए रखिए, लाख दलदल ही सही पांव जमाए रखिए। हाथ खाली ही सही उठाए रखिए, लाख दलदल ही सही पांव जमाए रखिए। कौन कहता है कि पानी छलनी में जमा नहीं हो सकता? कौन कहता है कि पानी छलनी में जमा नहीं हो सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। कौन कहता है कि पानी छलनी में जमा नहीं हो सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। और यही हौसला स्टूडेंट में होना चाहिए कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आना है, आएगा, बस पढ़ना है, हौसला बनाए रखो। ये कोरोना, ये लॉकडाउन हमारी उम्मीदों को धूमिल नहीं कर सकती है। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाबू जितना भी प्रॉमिस किए हैं, अगर ऑफलाइन अभी नहीं खुला भी तो भी पूरा करेंगे। हम बहुत जल्द यूरोडोप सीरीज ला रहे हैं यूट्यूब पे भी वीडियो हो जाएगा वो, और ऐप पे भी जाएगा। कुछ बच्चे को हम प्रॉमिस किए हुए थे यूरोडोप सीरीज, तो ऑनलाइन यूरोडोप सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यूरोडोप का क्वेश्चन, जिनको बहुत ज़्यादा फिजिक्स का हीरो बनना है उसका वीडियो देखना, बहुत जल्द हम रिलीज कर रहे हैं। वो एक एक क्वेश्चन का सलूशन वीडियो अपलोड करेंगे। चले, सुना है तो कितना शायरी सुनोगे। अब पढ़ाई करना जरूरी है बाबू, नहीं तो कोई कोई मने मन कर आएगा। चलें, चलो एक और, एक अंतिम सुनाते हैं, ठीक है, उसके बाद पढ़ाई शुरू, है ना। अभी तो इस परिंदे की असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो इस परिंदे की असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है। कौन कहता है, कौन कहता है समुंदर को हमने लांघा नहीं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कौन कहता है कि हमने समुंदर को लांघा नहीं, अभी तो आसमान बाकी है। मतलब समुंदर को छोड़ो, हम आसमान भी लांघेंगे, आसमान में भी पहुंचेंगे, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। चले, अच्छा लगा? चलो आप पढ़ाई करें यार। चले, चले शुरू करें। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो कल हम लोग ये अंतिम पॉइंट पढ़े थे कि चार्ज मास से एसोसिएटेड है। मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड है। किसी बॉडी पे चार्ज तब हम दे सकते हैं जब उसमें पहले से मास हो, और ये बात हम प्रूव भी करेंगे। क्लियर? एक तो कल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग समझ लिए कि अगर कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास भी लॉस करता है, भले उसका वैल्यू बहुत कम है लेकिन कुछ तो लॉस हुआ। कल ये सब चीज़ हम लोग पढ़े। उम्मीद है कि अभी जितने बच्चे लाइव होंगे सारा को मालूम होगा ये चीज़, कि कल ये चीज़ पढ़े थे। और जब हम लोग चार्जिंग ऑफ अ बॉडी पढ़ेंगे तो ये सारा चीज़ सामने आ जाएगा कि बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं। बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, किसी पार्टिकल को भी चार्ज किया जा सकता है। क्लियर? सारा चीज़ भी जानेंगे। पहले हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी और बेसिक को आज समाप्त कर ले,
फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब कल का लेक्चर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लिखिए स्टार्ट करके। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। पहले का भी बाबू रिकॉर्डेड वीडियो है, अच्छे से, बहुत अच्छे से बना हुआ है, आप पहले वाला भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलो हम कुछ दिखाते हैं पहले वाला वीडियो कुछ, ठीक है ना, फिर डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास पे आते हैं। मतलब आप अच्छा कॉन्सेप्ट करने के लिए पहले का भी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। चलें, ऐप पे भी वीडियो है, यूट्यूब पे भी है। आ जाओ 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 आ जाओ। कल ये वीडियो अपलोड हुआ होगा बाबू, इसका आवाज हम बढ़ा दें। क्लियर क्लियर क्लियर। रिमोट 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 रिमोट। कल ये वाला वीडियो आप लोग देखे थे, तो पहले से वीडियो रिकॉर्डेड डाला हुआ है। पहले वाला, कल वाला वीडियो आप लोग देखे थे। कहाँ गया साउंड 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 साउंड। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहले भी बना हुआ है बाबू, है ना। एक मिनट, मुझे कुछ दिखाना है आपको, इंतजार करें। कहाँ गया? हाँ देखो, है ना, ये सब चीज पर आए थे। बहुत पुराना वीडियो है लेकिन बहुत काम का है ना। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि देखना है, लेकिन ये सब चीज़ आपको फ़ायदा दिलाएगा। मैं थोड़ा रिमोट देख लूँ, रिमोट से आवाज़ बढ़ेगा इसका।
ठीक है ना। तो वहाँ भी है, इसका क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। पहले भी सारा चीज़ पढ़ाए, कल पढ़ाए थे ना चार्जेस क्वांटाइज्ड। तो अगर रिवीजन करना है तो पुराना वीडियो से भी रिवीजन कर सकते हो, है ना, पुराना वीडियो से भी रिवीजन कर सकते हो। अब पुराना वीडियो में बाद में पुराना वीडियो से भी देख सकते हो। देख रहे हो, देखो कितना लाइट है, मतलब ये स्टूडियो में बनवाए थे, इतना लाइट लगाए थे ना उसमें कि मेरा आंख उसमें चुनहरा जाता था। अभी से भी ज़्यादा लाइट लगवाए थे, देख रहे हो। इसका क्वालिटी चेंज होगा, अभी रिमोट से सब होता है। रिमोट कहीं पे हम रख दिए हैं तो लगेगा कि एकदम सिनेमा हॉल में हो, है ना, मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं। तो पुराना वीडियो से भी रिकॉर्ड देख सकते हो। चलें, आइए हम पढ़ाई पे चलते हैं। आइए, ज़्यादा लाइन, ठीक है। तो कभी कभी अगर बोलेंगे कि रिवीजन कर लेना है पुराना वीडियो से, तो पुराना वीडियो सेक्शन में जाके देख लोगे, ठीक है ना, मदद करेगा आपको। बहुत ही तगड़ा तरीका से उसमें बनाया गया है, ठीक है। चले आगे शुरू करते हैं। तो चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग को पूछा जाता है एग्जाम में 2 नंबर में। आइए यहां से शुरू करते हैं कि क्या है चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। क्लियर, तो 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। एक में लिख दो चार्ज और एक में लिख दो मास। पहला, चार्ज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, कल भी पढ़ाए थे। इट इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड का मतलब ये करंट और टाइम पे डिपेंड करता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी अपने डिफिनीशन के लिए, अपने मेजरमेंट के लिए दूसरों पे डिपेंड करेगा, उसको डिराइव्ड बोलेंगे। कल भी पढ़ाए थे ये। इट इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये भी स्केलर, ये भी स्केलर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये डिराइव्ड, वो फंडामेंटल है, ये स्केलर, ये भी स्केलर। इसका यूनिट कूलम, इट्स एसआई यूनिट इस कूलम। कूलम को सी से लिखते हैं, इसका एसआई यूनिट किलोग्राम। इट्स एसआई यूनिट इस किलोग्राम। किलोग्राम को केजी लिखते हैं, ठीक है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये सिर्फ एक टाइप का होता है। इट इज ओनली 1 टाइप। मास ओनली 1 टाइप का होता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। मास होता है। मास एक यूनिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये 2 टाइप का, पॉजिटिव निगेटिव। तो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन मास ओनली 1 टाइप का है। तो मास के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा।
force between two charges, force between two charges is either या force between two charges ऐसे लिखो, ये दो टाइप का, वो वन टाइप का। Force acts between two charges is maybe attractive or repulsive। Depending upon the nature of charges, depending upon the nature of charges, but force between two masses, force between two masses is always attractive, is always attractive। ठीक है, दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे, है ना, लिखे है ना। फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस इज मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस, ये चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। बट दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि मास ओनली वन टाइप का है, और जब ओनली वन टाइप का कोई रहेगा तो वहाँ पे जो भी फोर्स होगा हमेशा अट्रैक्टिव होगा। मतलब एक मास दूसरे मास को हमेशा पुल करता है, वो कभी पुश नहीं कर सकता है, क्लियर। लेकिन दो चार्ज बॉडी पुल भी कर सकता है, पुश भी कर सकता है। प्लस प्लस है तो पुश करेगा, प्लस माइनस है तो पुल करेगा। उसी पुल को आप अट्रैक्शन बोलते हो, पुश को आप रिपल्सन बोलते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी और बताएंगे। 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अभी और लिखवाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिए, चले आगे। नेक्स्ट नंबर आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, इधर चार्ज उधर मास। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन मास सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब चार्ज मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक अलग लेक्चर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, अलग से। अभी क्या है, ये सब समाप्त होगा तो कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सब पे एक एक लेक्चर है, या किसी किसी पे 2 लेक्चर है, अलग अलग टॉपिक आएगा। अभी सुन रहे हो, फील्ड के बारे में बता ही दिए थे कि किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस जहां तक एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके। तो किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस जिस एरिया तक वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा सकता है। मतलब ऐसा एरिया जिस एरिया तक एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब चार्ज मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड। और फील्ड पे हम अलग से लेक्चर भी लाएंगे,
इंतजार कीजिए, सारा चीज बताएंगे। लेकिन मास इट ओनली प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड, इट ओनली प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब मास बॉडी के चारों तरफ जो एरिया होगा उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे, चार्ज बॉडी के चारों तरफ जो एरिया होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। सातवां, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये हमेशा कंजर्व्ड होगा। मास में बी कंजर्व, इट मे बी कंजर्व्ड, इट मे बी कंजर्व्ड। मास कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आगे मॉडर्न फिजिक्स में हम आप लोग को पढ़ाएंगे मास वेलोसिटी पे डिपेंड करने लगता है। अगर किसी मास बॉडी को हायर वेलोसिटी से मूव करवाएंगे तो उसका मास वेरी करने लगता है। क्लियर? आठवां, इट इज इनवेरिएंट, मतलब ये डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी चार्ज बॉडी को, मान लो किसी बॉडी के पास 10 कूलम का चार्ज है, अगर 10 कूलम के चार्ज को हम किसी भी वेलोसिटी से मूव करवाएंगे तो चार्ज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट, मतलब चार्ज इनवेरिएंट होता है। अगर किसी भी चार्ज बॉडी को मूव करवाओगे तो बॉडी पे जो भी चार्ज होगा वो उतना ही रहेगा, ना लॉस होगा ना गेन होगा। लेकिन मास बॉडी में ऐसा नहीं है। ठीक है ना? आगे बताएंगे मास और वेलोसिटी का रिलेशन मॉडर्न फिजिक्स में। 8 हो गया, काफी है। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? दिमाग बैठ गया ना? इतना जान लो, लाइव क्लास के दौरान या रिकॉर्डेड क्लास के दौरान ही जितना चीज पढ़ाएंगे वो दिमाग में स्टोर कर देंगे। क्या मेरे पढ़ाने के बाद चीजें दिमाग में स्टोर हो जाती है कि स्टोर करना पड़ता है, कि हो जाता है अपने आप? ईमानदारी से बताना। सब लोग रिप्लाई करें जल्दी, फिर आगे हम बढ़ेंगे। आज पूरा बेसिक लेक्चर ही है, सारा बेसिक जानेंगे। खूब मन से पढ़ना है, जल्दी रिप्लाई करें। एकदम स्कैन हो जाता है ना, उसको बस एक बार उलट लोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? होगा, हमेशा होगा बाबू, हमेशा 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 होगा, हमेशा होगा। अरे ऑफलाइन क्लास में भी हम ही पढ़ा रहे थे, लाइव क्लास में भी हम ही पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी हम ही डालते हैं। बस आपका मन स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए कि पढ़ना है। आज जब ये मन में रख लोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। और बच्चे जुट रहे हैं ऑनलाइन में, नए बच्चे भी जुट रहे हैं, आप लोगों का कृपा। डेली बच्चा जुट रहा है। एक 12th का नया बैच भी अनाउंस होगा, उसका टाइम शाम में रखेंगे। आप लोग का अलग चलेगा बैच, उस सब का अलग चलेगा, क्योंकि उसको तो 11th वाला भी लेके चलना पड़ेगा। कुछ कुछ 11th वाला चीज उसको बताएंगे। चलें आगे। तो एग्जाम में कोई 4 लिखना, हम 8 बताए हैं, कोई 4 लिखना अच्छा वाला। शुरू का 4 छोड़ देना, अंत का 4 लिखना। एग्जाम में इन्हें कि सार 8 लिख देना, इन्हें कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 को लिख देंगे तो 2.5 नंबर मिलेगा, नहीं। एग्जाम में कैसे लिखना है? सफिशिएंट। अब सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे 12th में, है ना? ऑफलाइन आओगे तो, और ऑनलाइन में पूरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट चलेगा। ऑनलाइन में भी सब्जेक्टिव ले सकते हैं अगर तुम लोग ईमानदार रहोगे तब, है ना? चोरी नहीं करोगे तब। ऑब्जेक्टिव में तो चोरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें मेरा सिस्टम इतना बढ़िया है कि पकड़ा जाओगे, कर ही नहीं सकते हो घर पे भी। लेकिन सब्जेक्टिव में तो लिखना पड़ता है। चलें, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अगला प्रॉपर्टी नंबर, आप लोग कल वाला नंबर मुझे ध्यान में नहीं है, हम स्टार करके लिखते हैं, ये सब प्रॉपर्टी ही चल रहा है। जो भी होगा 9 नंबर 10 नंबर जितना प्रॉपर्टी हो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब जो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट मीन्स it does not depends upon the velocity। इलेक्ट्रिक चार्ज को वेलोसिटी या स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी चार्ज बॉडी को किसी भी वेलोसिटी से मूव करवाओगे, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनवेरिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट बोलते हैं। लेकिन मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। तो एक नोट लिखो, बट मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एज बाय द इक्वेशन, एज बाय द इक्वेशन m बराबर m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला दो जगह पढ़ाओगे, एक मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे और एक मैग्नेट में एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वहां पर होगे। चार्ज इनवेरिएंट है, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम सिर्फ ये लाइन लिख देते तो आप बोलते सर कैसे, तो इस इक्वेशन के माध्यम से m बराबर m नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, जहां v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होता है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। m नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास, लिखना है तो लिख लो, m नॉट होता है रेस्ट मास। अब ये सब क्या चीज है आगे पढ़ोगे, यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना है। v होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और c होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे, वहाँ पे चर्चा होगा। एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैग्नेट में, वहाँ पे चर्चा होगा। ठीक है, बस यहाँ पे बेसिक चल रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलें, और ये प्रॉपर्टी है ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट। लिखो TTI, पूछना ही है एग्जाम में, चाहे सब्जेक्टिव में पूछे चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे, पूछना ही है ना। और इसमें 3 पॉइंट आएगा, इस पॉइंट में 3 पॉइंट आएगा। स्टैटिक चार्ज only produces electric field। तो मेन पॉइंट स्टार है, इसमें ABC करके लिखो। इस पॉइंट का पहला A है, स्टैटिक चार्ज ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मान लो ये कोई चार्ज बॉडी है, इसके चारों तरफ एक एरिया है, एक फील्ड है, आगे ये रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब हो गया कि इसका वेलोसिटी भी 0 है, वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर साइन दे दो, एक्सेलरेशन भी 0 है। तो अगर कोई चार्ज बॉडी रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा चारों तरफ। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर ये मूविंग होगा, है ना, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मेरा राइटिंग तो समझ जाते हो अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज मूविंग हो, क्या हो, मूविंग, तो ये दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्टैटिक चार्ज ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में है, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर मूविंग चार्ज हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो बाबू मूविंग में दो केस आ जाता है, एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक होता है वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ का मतलब हो गया कि हम कांस्टेंट वेलोसिटी ले रहे हैं। तो मान लो कोई चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस किया, लेकिन ये चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से। मोशन में है ये, तो कैसा मोशन? कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। तो यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ध्यान रखना, मोशन में दो चीज होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब वेलोसिटी वेरिएबल होगा तो चीजें बदल जाएंगे। तीसरा पॉइंट वही लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो। चलें आगे, चलें। इसका सी पॉइंट, एक्सेलेरेटेड चार्ज। एक्सेलेरेटेड चार्ज मतलब वेरिएबल वेलोसिटी। इससे पहले मूविंग चार्ज था, तो मूविंग का मतलब हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक्सेलेरेटेड चार्ज मतलब जो भी वेलोसिटी है वेरिएबल है। और जब भी वेलोसिटी वेरिएबल होगा, वेलोसिटी बदलता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब भी कोई बॉडी अपना वेलोसिटी चेंज करता है तो एक्सेलरेशन का जन्म होता है। तो जब भी वेरिएबल वेलोसिटी होगा तो उसको एक्सेलेरेटेड चार्ज बोलेंगे। एक्सेलेरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड and radiates energy in the form of electromagnetic wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक चैप्टर ही आप लोग पढ़ोगे, ये 3 नंबर का चैप्टर होता है। ठीक है, तो मान लो कोई चार्ज है, इसका चारों तरफ अपना एक फील्ड है, और ये चार्ज एक्सेलेरेटेड है। क्या है ये? एक्सेलेरेटेड है। और एक्सेलेरेटेड का मतलब हो गया इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल होगी, और एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ ना कुछ होगा। और इस केस में फील्ड के साथ साथ ये एनर्जी भी रेडिएट करता है चारों तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। किस रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। बाबू इस सब पे ढेर सारा ऑब्जेक्टिव रहता है। इस सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा, है ना। एनर्जी रेडिएट्स
in the form of electromagnetic wave, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस प्रॉपर्टी में 3 पॉइंट था। पहला, स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये भी लेक्चर आगे देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेशल लेक्चर आएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का नाम है, इसमें चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो फील्ड के बारे में ढेर सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के बाद। क्लियर। मूविंग चार्ज, तो मूविंग में 2 केस हो जाता है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा, किस वेलोसिटी से, वेरिएबल वेलोसिटी से, तो वो फील्ड के साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट करता है। मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी से है, एक्सेलेरेटेड है, तो एक्सेलेरेटेड बॉडी एनर्जी रेडिएट करता है, चारों तरफ एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। क्लियर। ये सारा पॉइंट ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, और ढेर सारा ऑब्जेक्टिव, यहां तक के लेक्चर में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बनाने को आएगा आपके सामने। क्लियर। तो अगले क्लास में यानी कल लाइव होने से पहले 10-15 ऑब्जेक्टिव हम आपको देंगे, और सब ऑब्जेक्टिव पे हम टाइमिंग लगा देंगे, स्टॉप वॉच, किसी में 10 सेकंड, किसी में 5 सेकंड। आप लोग आते ही जवाब दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, एनर्जेटिक माहौल हो जाएगा। क्लियर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चार्ज का प्रॉपर्टी हो गया समाप्त। अब हम लोग कुछ और बेसिक करेंगे, जल्दी रिप्लाई करें। यहां तक पूरा क्लियर है? क्लियर यहां तक? चलें आगे, चलें जल्दी, ले लिए स्क्रीनशॉट। एक बार और समझाएं। कल अभी तक जो पढ़ाएं उसका टेस्ट होगा, है ना। लाइव क्लास के दौरान ही टेस्ट लेंगे, सुन रहे हो सब लोग। जो लाइव नहीं हुए हैं आपके फ्रेंड, उनको बोलिएगा रिकॉर्डेड वीडियो देख के कल लाइव होने के लिए। कल आते हुए पहले टेस्ट लेंगे, जितना अभी आज पढ़ाएंगे, आज जहाँ पे छुट्टी देंगे वहाँ तक का कल टेस्ट लेंगे लाइव क्लास के दौरान ही। बस आप लोग को उधर से जवाब भेजना है, फिर उस पर मॉक टेस्ट होगा। कल जब क्लास ले लेंगे तो उस पर मॉक टेस्ट होगा। सैटरडे तक हम आपको मॉक टेस्ट लेंगे। क्लियर। मॉक टेस्ट के लिए आप कभी भी दे सकते हो घर बैठे। आप अपने ऐप के मॉक टेस्ट में जाइएगा, स्टार्ट कीजिएगा, टेस्ट हो जाएगा। हाँ, कल टेस्ट है, आज जितना पढ़ाएं उस पर कल टेस्ट है। रेडी ना? कल 12:30 बजे टेस्ट होगा। चलो, कुछ बच्चा बोला कि सर इसको फिर से समझा दीजिए। सिंपल देख लो, चार्ज रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में है तो वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब चार्ज मूविंग होगा, मोशन में होगा, अब मोशन में कैसा मोशन? कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन। मतलब कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। सिंपल, पहला लेक्चर से ही बोल रहे हैं, रेस्ट वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मोशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड। ये सारा चीज आगे जानोगे, अभी तो बेसिक, अभी तो टेलर चल रहा है, चैप्टर तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये समझो। तो जानते हो कि ऑफलाइन क्लास में भी पहले कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करते हैं तो 1-2 दिन तक तो फिर बेसिक ही चलाते हैं। मतलब बेसिक मतलब वो बेसिक नहीं, चैप्टर वाला बेसिक। मतलब एक प्रकार का अच्छा चीज समझने के लिए, चैप्टर को मजबूत करने के लिए, कोई भी फिजिक्स को मजबूत करने के लिए हम अपने लेक्चर को इस हिसाब से बनाए हुए हैं कि कोई बच्चा फिजिक्स में मजबूत बन सकता है। ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सिर्फ फील्ड प्रोड्यूस किया, लेकिन अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो गया, वेलोसिटी वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। और दुनिया में कोई बॉडी अगर एक्सेलरेटेड होता है तो एनर्जी रेडिएट करता है फील्ड के साथ साथ। जैसे मान लो हम भी कंडक्टर हैं, तो अगर हम रेस्ट में है ना, तो हम अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किए हैं, भले वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कमजोर है। क्लियर? ओके। हम लोग कंडक्टर हैं, आप भी कंडक्टर हैं, तो हम लोग अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। जब हम लोग दौड़ने लगते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और जब मान लो हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी से दौड़ते हैं तो फील्ड के साथ साथ एनर्जी रेडिएट करते हैं, वही एनर्जी पसीना ग्रुप में निकलता है। तो आप जो पसीना गिरता है तो पसीना मत बोलना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ये। कोई अंकल जा रहे हैं, अंकल पसीने पसीने हैं, तो मत बोलना सर अंकल पसीना चू रहा है, बोला अंकल एनर्जी चू रहा है, आपका एनर्जी चू रहा है ना। ये पसीना क्या है, ये बताओ। इस रिमोट को हम कितनों हिलाएंगे तो इससे पसीना छूएगा ना। इसको कितना भी हिलाएंगे इससे पसीना नहीं निकलेगा, लेकिन हम लोग हिलेंगे तो पसीना छूएगा। तो हम लोग कंडक्टर है, हम लोग एनर्जी रेडिएट करते हैं। एनर्जी रेडिएट कब करते हो, क्लियर, जब तुम वर्क करते हो, क्लियर, एक्सेलरेटेड मोशन में रहते हो, वेरिएबल वेलोसिटी से रहते हो, क्लियर, बात आई समझ में। तो आज के बाद मत बोलना क्या है ये, एनर्जी है। कौन एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आया समझ में, फील हुआ, फील हुआ। चलें आगे। एकदम बेवकूफ सब है, बोलते हैं कि आज जहां तक पढ़ाएंगे वहां तक कल टेस्ट लेंगे लाइव में। तो किस चीज का टेस्ट होगा, कल टेस्ट होगा यही चार्ज के प्रॉपर्टी पे जो पढ़ाएं उसी पे, ठीक है। चले आगे, ले लिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, on the basis of electrostatic, on the basis of electrostatics, all substances are divided into, all substances are divided into two parts. All substances on the basis of electrostatics, all substances are divided into two parts. Into two parts. पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर। देखो कंडक्टर क्या होता है, तो मान लो ये कोई बॉडी है, लोहे का है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है। तो कंडक्टर पे जब इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं ना किसी सोर्स से, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इसके आउटर सरफेस पे चला जाता है ना। इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज comes out, in conductor electric charge comes out on the outer surface of the body, on the outer surface of the body. दूसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर, तो मान लो ये कोई बॉडी है, इस पे जब हम बाहरी सोर्स से चार्ज देंगे तो चार्ज इसके वॉल्यूम में जमा हो जाता है, इसके अंदर जमा हो जाता है, ठीक है। इन इंसुलेटर इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड मतलब जमा होना, रिसाइड्स इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, resides inside the volume of the body. देखो अभी तक आप लोग जानते होंगे कि कंडक्टर मतलब जिससे करंट पास हो जाए, ऐसा बॉडी ऐसा मटेरियल जिससे करंट पास हो जाए वो कंडक्टर होगा, और जिससे करंट पास नहीं होगा वो इंसुलेटर होगा। डिफिनेशन सही जानते हो, लेकिन ये डिफिनीशन जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आधार पे है, जहां पे चार्ज मोशन में होगा। और चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां पे चार्ज को रेस्ट में मान के पढ़ना है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई बच्चा डिफिनीशन दे देता है कि कंडक्टर का मतलब जिससे करंट फ्लो हो, तो गलत डिफिनीशन हो जाएगा,
क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो। अब बहुत सारे राइटर 11 12 के बहुत सारे, कुछ राइटर को छोड़ दिया जाए, है ना, एस.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, बी.एम. शर्मा, तो बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये डिफिनीशन लिख दिए हैं कि कंडक्टर मतलब जिससे करंट पास हो रहा है। वो लिखे सही हैं, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आधार पर डिफिनीशन होता है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट में देखते हुए डिफिनीशन लिखना है। इसलिए जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तब ये डिफिनीशन बोलेंगे कि जिससे करंट पास हो जाएगा कंडक्टर, नहीं पास होगा तो इंसुलेटर। यहां पे क्या होगा, अगर चार्ज बॉडी के आउटर सरफेस पे जमा होगा तो कंडक्टर, और उसके वॉल्यूम में जमा होगा तो इंसुलेटर, है ना। कंडक्टर मतलब ऐसा बॉडी जिसके आउटर सरफेस पे चार्ज जमा हो। अगर किसी भी सोर्स से हम बॉडी को चार्ज दिए, अगर चार्ज उसके आउटर सरफेस पे आ गया तो कंडक्टर, इनर सरफेस मतलब अंदर में ही रह गया, उसके वॉल्यूम में ही रह गया तो इंसुलेटर होगा। बात आई समझ में? स्क्रीनशॉट लो, अच्छा से नोट्स बनाना। देख रहे हो कितना थ्योरी लिखवा रहे हैं, बढ़िया से नोट्स बनाना अच्छे से, है ना। उस नोट्स में ढेर सारा थ्योरी, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल सब होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। हम एक एक लाइन बताएंगे आपको। नहीं, जरूरी नहीं ऑलवेज पॉजिटिव हो, कोई भी होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो। मुझे पॉजिटिव चार्ज से प्यार है, क्योंकि मैं हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहता हूँ, लोगों को पॉजिटिव करता हूँ, इसलिए एग्जाम्पल में हम पॉजिटिव ही हमेशा लेते हैं। तुम नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है। निशांत कुमार इनका डॉट था। चलें आगे, चलें। बात आई समझ में? इस पे विशेष चर्चा होगा। अभी बेसिक प्रॉपर्टी चल रहा है, इसके अंदर भी जाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा इसके अंदर जाएंगे, है ना, इसके अंदर जाएंगे। बहुत सारा चीज ऐसा है जिसका राज आगे खुलेगा। देखते हो नहीं, कोई फिल्म स्टार्ट होता है, फिल्म स्टार्ट हुआ तो हीरो जेल में, पता तब एगो कोई पत्रकार जाता है ना, कि क्यों आप जेल में हैं, तो अपना कहानी सुनाता है ना, कि हमारे फैमिली के सब उल्टा दिए, हम स्कूल गए थे, मेरा फैमिली को सब उल्टा दिया, हम भी सबको सुता दिए। होता है ना, वो सब पहले का फिल्म ऐसा ही बनता था है कि नहीं, कि हीरो के फैमिली को कोई बर्बाद कर दिया तो हीरो फिर बदला लिया, हीरो पकड़ा गया, जेल में है। तो फिजिक्स में भी कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होता है और कुछ ऐसे चीजें हैं जो आगे एक्सप्लेनेशन मिलता है। ये ऑफलाइन क्लास में भी आप देखते होंगे कि कुछ चीजें स्टार्ट हुई और हम बोलते होंगे इसका एक्सप्लेनेशन, इसका प्रूफ आगे मिलेगा, इंतजार करो। सेम यही चीज यहाँ भी है, 12th में भी कुछ चीजें ऐसी है जिसका राज आगे खुलेगा। बस अभी इतना जान लेना कि चीजें होती क्या है। कंडक्टर मतलब जब बाहरी सोर्स से हम चार्ज देंगे तो उसके आउटर सरफेस पे जमा होगा। इंसुलेटर मतलब उसके वॉल्यूम में जमा होगा, उसके अंदर जमा होगा। बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट। चलें नेक्स्ट। डेंसिटी ऑफ चार्जेस, डेंसिटी ऑफ चार्जेस। देयर आर three types of density of charges. Density of charges, इसमें पहला होता है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज इसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ is defined as, charge per unit length is defined as linear density of charge. Linear density of charge.
सिंपल, कोई वायर है, इस वायर पे आप चार्ज दे दिए, वायर का लेंथ L है, तो आप चार्ज कहाँ दिए, वायर के लेंथ पे दिए। मान लो वायर का लेंथ L है, चार्ज कहाँ जमा हुआ, वायर के लेंथ पर। चार्ज कहाँ जमा है, लेंथ पर माने बट्टा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कहाँ है जमा। मान लो कोई वायर है, कोई रॉड है, उस पे हम चार्ज दिए, तो चार्ज उसके लेंथ पर है। याद करो, में पर बट्टा से का गुना, में पर बट्टा से का गुना, में पर बट्टा से का गुना। जब में और पर का सेंस रहता है तो फार्मूला बट्टे में, और से और का सेंस रहेगा तो फार्मूला गुना में। चार्ज कहाँ है, लेंथ पर माने बट्टा। तो इसी चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर Q/L। तो लेमडा मतलब लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज अगर लेंथ पे रहेगा तो ये लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहलाएगा। और ये क्या होगा, इसका 3 पॉइंट होगा। पहला, यह पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, इट इज पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, यह हमेशा पॉजिटिव होगा और स्केलर होगा, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट, इसका यूनिट SI यूनिट, चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, कूलम पर मीटर। तीसरा पॉइंट, इसका डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला। चार्ज का IT, चार्ज का IT, लेंथ का L, तो IT ऊपर IT नीचे L ऊपर जाके माइनस ITL-1। चार्ज हमें ये लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होगा, इसका यूनिट कूलम पर मीटर, डायमेंशनल फार्मूला ITL-1। अगर चार्ज बॉडी के लेंथ पे रहेगा तो ये लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहलाएगा। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट, ले लिए स्क्रीनशॉट। इसका दूसरा होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज per unit area is defined as surface density of charge। charge per unit area is defined as surface density of charge। मतलब सिग्मा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कहाँ हो, बॉडी के एरिया पर माने बट्टा। एग्जाम्पल में कोई बॉडी बना लो, मान लो रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसके एरिया पे चार्ज दे दिए, चार्ज कहाँ, इसके एरिया पे है। तो जब चार्ज बॉडी के एरिया पर होगा, कहाँ होगा, एरिया पर, ये कहलाएगा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज कहाँ है, एरिया पर माने बट्टा, तो चार्ज व एरिया को सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलेंगे। इसका भी 3 पॉइंट। पहला, ये भी पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होगा, एरिया भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इट इज पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। इसका SI यूनिट, चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तीसरा इसका डायमेंशनल फार्मूला, सिंपल सोचो, चार्ज का IT, एरिया का L स्क्वायर होता है, चार्ज का IT एरिया का L स्क्वायर, तो हो जाएगा ITL-2। जो बच्चे डायमेंशन नहीं पढ़े हैं प्लीज मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। इसका भी 3 पॉइंट, उसका भी 3 पॉइंट। सिंपल, चार्ज लेंथ पे होगा तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, उसको लेमडा से लिखते हैं। चार्ज एरिया पे होगा, जैसे मान लो कोई रिंग है,
ये रिंग है, रिंग के हम सरफेस पे चार्ज दे दिए, इसके एरिया पे चार्ज दे दिए, क्लियर। तो ये सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहलाएगा। चार्ज लेंथ पे होगा तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, उसको लेमडा से लिखते हैं। चार्ज एरिया पे होगा तो एरियल डेंसिटी ऑफ चार्ज बोल सकते हो, या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज बाय एरिया, क्लियर। नोट करो, नोट करो। नेक्स्ट, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसको हम लोग रो से लिखते हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is defined as volume density of charge. चार्ज जब वॉल्यूम में जमा होगा तो ये वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कहलाएगा। मान लो ये स्फीयर है और इसके वॉल्यूम में चार्ज जमा है, कहाँ है चार्ज जमा? इसके वॉल्यूम में जमा है। तो चार्ज बॉडी के वॉल्यूम में जमा होगा तो ये वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कहलाएगा, क्लियर। इसको रो से लिखते हैं, तो रो क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कहाँ जमा है? चार्ज बॉडी के वॉल्यूम में जमा है, तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। सिंपल। चार्ज कहाँ है? वॉल्यूम में। चार्ज कहाँ है? वॉल्यूम में माने बट्टा, तो चार्ज बाय वॉल्यूम को हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलेंगे। तो रो बराबर क्या होगा? क्यू बाई वी। सिंपल। इसका भी 3 पॉइंट। वॉल्यूम भी कभी निगेटिव नहीं होगा। तो पहला, इट इज पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, इसका ऐसा यूनिट, चार्ज का कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। चार्ज का कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब, यहां माइनस लगा दो। अरे कूलम नीचे मीटर क्यूब, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब, क्लियर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज का IT और वॉल्यूम का होता है L3। चार्ज का IT, वॉल्यूम का L3, तो क्या हो जाएगा? IT L-3। चार्ज का डायमेंशन IT, वॉल्यूम का L3, तो IT L-3, क्लियर। तो ये पूरा बेसिक था, समाप्त हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का बेसिक। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल पहले टेस्ट लेंगे और चार्जिंग ऑफ अ बॉडी पढ़ेंगे कल, और फिर आगे कूलम्ब्स लॉ पे पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां तक बहुत बच्चे बीच में ही चले जाते हैं लाइव से, ऐसे नहीं होता है बाबू, पूरा लाइव पढ़िए, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ चार्ज समझ में आया? जल्दी रिप्लाई करो। डेंसिटी ऑफ चार्ज समझ में आया? जल्दी। डेंसिटी ऑफ चार्ज समझ में आया? पक्का? झूठना ना? क्लियर? चलो तब आज इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से। तब तक के लिए ओके बाय।